अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी इन्वेंट्री को मैनेज करना। इतनी थोड़ी भी ना हो कि कस्टमर नाराज हो जाए और इतनी ज्यादा भी ना हो कि पड़े पड़े खराब हो जाए या संभाल के रखने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो। तो इसके लिए बहुत सारे डिसीजन करने पड़ेंगे, जिनमें से दो तरह के डिसीजन आपके सिलेबस में हैं। एक ऑर्डर क्वांटिटी का मेरा भी साम दे देना है। ओक्यू के डिसीजंस क्या हैं कि एक वक्त में कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे, और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम साल के शुरू में खड़े हैं और टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट यानी एनुअल डिमांड ये डिसाइड हो चुकी है, और अब ओक्यू डिसाइड कर रहे हैं, और जो ओक्यू डिसाइड कर लिया वो पॉलिसी होगी और वो ओवर द पीरियड वही फॉलो होगी। और ये फैसला करने के लिए हम खर्चों को कंसीडर करेंगे, और खर्चे हैं तीन क्लासेस में बांटे हुए: परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट है स्टोर से रिलेटेड सारे खर्चे, परचेज कॉस्ट है इनवॉइस वैल्यू, और ऑर्डर कॉस्ट है खरीदने से लेकर चीजें स्टोर में लाने तक, ये सब ऑर्डर कॉस्ट है। और कल ये किया था कि अगर मल्टीपल ऑप्शंस में से चूज करना है तो कैसे हर ऑप्शन पे टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और जिस ऑप्शन पे टोटल लोएस्ट आ रहा होगा वो बेहतर होगा। रेलेवेंट क्या है? वो खर्चे जो हर ओक्यू पे टोटल फॉर द ईयर सेम होगा, वो इररेलेवेंट है। अभी शुरू के कुछ सवालों में आपको मुश्किल होगी सोचने में, फिर आपको मैं एक दो टिप्स और बता दूंगा तो और आसानी हो जाएगी, फिर उसके बाद और टिप्स बता दूंगा। और फिर कल दो सवाल भी कर लिए थे। चलें और लिखें सवाल। बल्कि उससे पहले कुछ एग्जाम नोट्स लिख लें। क्वेश्चन लिख लिया था, काट दे। एग्जाम नोट्स लिख लें पहले। मैंने कल ये बताया था कि इंटरेस्ट कॉस्ट रेलेवेंट क्यों है? नहीं बताया था ना? अच्छा, पहले तो ये समझिए कि इंटरेस्ट कॉस्ट रेलेवेंट क्यों है। इंटरेस्ट कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट ही क्यों है? नहीं, उधार पे ली भी नहीं। हमने उस इन्वेंट्री को खरीदने के लिए जो पैसे दिए होंगे वो हमने लोन लेके दिए होंगे, और जब तक इन्वेंट्री पड़ी रहेगी तो हम वो लोन वापस नहीं कर पाएंगे, तो लोन पे इंटरेस्ट पड़ता रहेगा। अच्छा, क्या जरूरी है कि लोन लिया हो? नहीं, जरूरी नहीं है। तो फिर दूसरी साइड ये है कि हमने पैसा फंसा दिया इन्वेंट्री की शक्ल में। अगर वो पैसा हमारे पास होता तो हम कहीं इन्वेस्ट करते और कुछ कमाते। तो ये दोनों शक्लों में बिजनेस को कॉस्ट पड़ रही है। मैंने ना इस चैप्टर के लिए कहा था कि अभी अकाउंटिंग बीच में मिक्स नहीं करना, सिर्फ इस चैप्टर के लिए, और हाँ डिसीजन मेकिंग के लिए भी। तो इंटरेस्ट कॉस्ट रेलेवेंट क्यों होगी? रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट क्यों होगी? है जितने ज्यादा स्टोर में ऑन एन एवरेज रखा करेंगे, उतना ज्यादा पैसा हमारा स्टॉक रहेगा, उतना ज्यादा लोन वापस नहीं हो पाएगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट पड़ा करेगा। तो इंटरेस्ट कॉस्ट रेलेवेंट होती है। नहीं, रेलेवेंट क्यों होती है नहीं बताया था, बस कल कहा था कि होती है रेलेवेंट, बस। तो अब एग्जाम नोट ये लिख रहे हैं कि अगर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज की शक्ल में दी हुई है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज की शक्ल में दी हुई है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, अच्छा कल जो सवाल किए थे उसमें टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाली थी? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट और उसको मल्टीप्लाई किया था एवरेज इन्वेंट्री। तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट एक, चलो पिछले वाले सवाल में अगर देखें तो एक 120 रुपए थे और उसमें 12 रुपए थे। तो अगर ये 12 रुपए की बजाय 12% होता तो 120 रुपए में 12% ऐड कर देते। रुपए ही चाहिए ना, तो हमें तो लाना रुपए में ही पड़ेगा। तो अगर परसेंटेज में दिया हुआ तो किस पे लगाएंगे? वो तो आंसर रुपीज में आएगा, ये बता रहा हूं। एनुअल डिमांड पे लगाएंगे तो रुपए में आ जाएगा। एनुअल डिमांड 1 लाख यूनिट्स है तो उसका 12% यूनिट्स ही रहेगा। तो एग्जाम नोट लिखा रहा हूं कि अगर होल्डिंग कॉस्ट सवाल में आपको परसेंटेज की शक्ल में दी हुई है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कॉस्ट, अच्छा यहां से अंग्रेजी में चलना ज्यादा आसान है मेरे लिए, देन इट विल बी अप्लाइड किस पे लगाएंगे परसेंटेज? क्यों कहा इंटरेस्ट कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट क्यों है? इन्वेंट्री पड़ी रहेगी तो पैसे क्यों गए, पैसे क्यों लगे? लोन किस लिए लिया था? इन्वेंट्री खरीदने के लिए। तो कितना लोन लिया था? जितने की इन्वेंट्री खरीदनी थी। तो इंटरेस्ट किस पे पड़ेगा? परचेज पे।
तो अगर इन्वेंट्री, अगर आपको होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कॉस्ट, देन इट विल बी अप्लाइड टू रिस्पेक्टिव परचेज कॉस्ट पर यूनिट, रिस्पेक्टिव परचेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच ऑप्शन। यानी हर ऑप्शन के लिए हमें होल्डिंग कॉस्ट अलग अलग निकालनी पड़ेगी अगर उनकी परचेज कॉस्ट डिफरेंट है तो। और अगर परचेज कॉस्ट हर एक की पर यूनिट सेम ही है, नहीं, इररेलेवेंट नहीं है। इंटरेस्ट कॉस्ट रेलिवेंट है। क्यों है रेलिवेंट? हर हाल में रेलिवेंट, क्योंकि डिफरेंट ओक्यू पे एवरेज इन्वेंट्री डिफरेंट होगी। जब एवरेज इन्वेंट्री डिफरेंट होगी तो इंटरेस्ट कॉस्ट टोटल फॉर द ईयर डिफरेंट होगा। ये बात ना कुछ शक्लों पे इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने प्रोडक्ट खरीद के स्टोर में रख लिया, लोन लिया, लोन वापस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इन्वेंट्री बिकेगी, पैसे आएंगे तो लोन वापस होगा, और जब तक इन्वेंट्री पड़ी रहेगी लोन वापस नहीं हो पाएगा तो इंटरेस्ट पड़ता रहेगा। कितना लोन वापस नहीं हो पाएगा? जितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। और कितनी हर वक्त पड़ी होती है? एवरेज इन्वेंट्री। तो हर ओक्यू लेवल पे एवरेज इन्वेंट्री डिफरेंट नहीं हो जाएगी? ओक्यू बाय 2, तो फिर टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट भी डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा एक रेलिवेंट कॉस्ट ही है। तो मैंने ये लिखाया है कि इंटरेस्ट कॉस्ट या कोई भी होल्डिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज की शक्ल में दी है तो उसको रुपए में कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ये एग्जाम नोट समझ नहीं आ रहा तो अभी जो सवाल कराने लगा हूं उसमें आ जाएगा। और अगला नोट लिखें, ये भी पहले समझ लें। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की जो तमीज है वो किस बेस पे होती है? कि जो एक्टिविटी से रिलेटेड है वो वेरिएबल है, और जो एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जस्ट पीरियड से रिलेटेड है, वो फिक्स्ड है। जब हम पूरी फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो एक्टिविटी क्या है? गुड्स का बनना। ये मैं आपको बचपन की बातें बता रहा हूं जब कॉस्ट के शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो फिर पूरी फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो प्रोडक्शन से जो रिलेटेड कॉस्ट है वो वेरिएबल है, और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो फिक्स्ड है। अगर एक गाड़ी की बात करें, गाड़ी पे होने वाले खर्चे फिक्स्ड वेरिएबल हो सकते हैं। एक गाड़ी का पेट्रोल, तो गाड़ी कोई प्रोडक्शन तो नहीं कर रही। फिर उस पर्टिकुलर एसेट की एक्टिविटी क्या है? गाड़ी का चलना। तो वो खर्चे जो गाड़ी के चलने से लिंक्ड है वो वेरिएबल है, और जो गाड़ी के चलने से लिंक नहीं है, हर साल उसकी इंश्योरेंस करवानी है, ये फिक्स्ड है। एक मशीन से रिलेटेड खर्चे फिक्स्ड वेरिएबल बांट सकते हैं। वो खर्चे जो मशीन के चलने से रिलेटेड है, जैसे उसका फ्यूल, वो वेरिएबल है, और उस मशीन की एनुअल स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस यानी हर साल करनी होती है, वो फिक्स्ड है। एक सेल्समैन के ऊपर किया गया खर्चा फिक्स्ड वेरिएबल जान सकते हैं। एक सेल्समैन के ऊपर अगर उसको महीने की सैलरी दे रहे हैं तो फिक्स्ड है, और उसको जो पर यूनिट कमीशन दे रहे हैं। तो वेरिएबल और फिक्स्ड की जो तमीज है वो पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, एक एक एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। परचेज डिपार्टमेंट की जिंदगी का मकसद क्या है? चीजें खरीदना। और उसमें एक्टिविटी क्या है? ऑर्डर प्लेस करना। तो उस डिपार्टमेंट की फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होंगी? जो ऑर्डर प्लेस हो या ना हो उनसे रिलेटेड नहीं है, जैसे सैलरीज। वेरिएबल कॉस्ट क्या होंगी? जिनका ऑर्डर प्लेस करने से ताल्लुक होगा। जितने ज्यादा ऑर्डर प्लेस होंगे उतनी ज्यादा टोटल कॉस्ट होगी। इस सारी कहानी की समरी ये है, एग्जाम नोट लिखें कि अगर आपको क्वेश्चन में परचेज डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट कह के कोई दी हुई है तो वो रेलिवेंट कॉस्ट है। अगर क्वेश्चन में परचेज डिपार्टमेंट की कोई वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है तो वो एक रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। परचेज डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट दी है, वेरिएबल यानी सवाल में लिखा मिल रहा है कि ये परचेज डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट है, ये परचेज डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट है। तो जो परचेज डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है वो रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है कि होल्डिंग कॉस्ट है? ऑर्डर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट का काम ऑर्डर है ना, होल्डिंग करना थोड़ी है। तो परचेज डिपार्टमेंट की अगर आपको कोई वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है तो वो एक रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। अगला नोट लिखें, और ये जो अगला नोट है ये टिप है वैसे तो, यानी इतना परफेक्टली नहीं लगेगा लेकिन काफी हद तक लग जाएगा। वो ऑर्डर कॉस्ट जो पर यूनिट करके है वो रेलिवेंट नहीं है, जो पर ऑर्डर करके है वो रेलिवेंट। दोबारा, वो ऑर्डर कॉस्ट जो पर यूनिट की शक्ल में है। कल वाला सवाल देखिएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस मैंने पर यूनिट दी थी ना, तो उसको रेलिवेंट लिया था। क्यों नहीं? क्योंकि साल में जितने भी यूनिट्स मंगवाने हैं, चाहे एक एक करके मंगवाएं चाहे 10-10 करके मंगवाएं, टोटल इंश्योरेंस तो उतनी ही पड़नी है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर है वो क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि जितने ज्यादा दफा ऑर्डर देंगे टोटल उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी। तो ऑर्डर कॉस्ट अगर आपको पर यूनिट की शक्ल में दी है तो वो इररेलेवेंट है, और अगर पर ऑर्डर की शक्ल में दी है तो रेलिवेंट है।
कोई ऑर्डर कॉस्ट अगर पर ऑर्डर की शक्ल में है तो वो रेलिवेंट है, पर यूनिट की शक्ल में है तो वो रेलिवेंट नहीं है। और सवालों की प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे ना तो फिर मैं इसमें और लॉजिक्स भी बता दूंगा, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली कि मैं इनकी लॉजिक बताऊं। बल्कि ये वाली तो फिर एक पक्की टिप है, जो इससे अगली बताने लगा ना वो थोड़ी सी कच्ची है लेकिन चलेगी। होल्डिंग कॉस्ट जो पर यूनिट करके दी हो, पर यूनिट, वो रेलिवेंट होती है। वो होल्डिंग कॉस्ट जो पर यूनिट की शक्ल में दी हुई है वो एक रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट। वो होल्डिंग कॉस्ट जो पर यूनिट की शक्ल में है, जैसे कल वाला सवाल देखिए, स्टोर का रेंट दिया था, स्टोर का रेंट, तो वो कोई पर यूनिट खर्चा दिया था मैंने? नहीं, वो रेलिवेंट नहीं है। फिर मैंने एक वेयर हाउसिंग कॉस्ट 120 रुपए पर यूनिट कही थी, उससे पिछले सवाल में भी शायद कोई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कही थी, वो रेलिवेंट। तो होल्डिंग कॉस्ट अगर पर यूनिट की शक्ल में दी है तो वो रेलिवेंट है। ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट की शक्ल में दी है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट की शक्ल में है तो रेलिवेंट है। ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट की शक्ल में है तो इररेलेवेंट। चलें, अभी तक इतने काफी हैं, सवाल लिखें। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड 80,000, 80,000 यूनिट्स, 80,000 यूनिट्स। नॉर्मल परचेज प्राइस, नॉर्मल परचेज प्राइस 150 रुपए पर यूनिट, रुपीज 150, रुपीज 150 पर यूनिट। However, supplier has offered a bulk discount of, supplier has offered a bulk discount of 3%, 3% of an order size of, ऑर्डर साइज क्या लगता है नाम से? ऑर्डर साइज, ओक्यू, ओक्यू कोई ऑर्डर साइज कहेंगे। एन ऑर्डर साइज ऑफ 20,000 यूनिट्स और मोर, 20,000 यूनिट्स और मोर। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट 4,000 पर ऑर्डर, 4,000 रुपए पर ऑर्डर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन 9,000, 9,000 रुपए पर ऑर्डर, 9,000 पर ऑर्डर। ब्रोकर कमीशन, ब्रोकर कमीशन, ये एजेंट ही होता है ब्रोकर, ब्रोकर कमीशन 2%, 2% ऑफ परचेज प्राइस, 2% ऑफ परचेज प्राइस। स्टोर स्टाफ सैलरीज, स्टोर के स्टाफ की सैलरीज, स्टोर स्टाफ सैलरीज 5 लाख रुपए पर मंथ, रुपीज 500,000 पर मंथ। इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट 10%, 10%। अदर होल्डिंग कॉस्ट, अदर होल्डिंग कॉस्ट 15 रुपए, रुपीज 15 पर यूनिट पर क्वार्टर, पर यूनिट पर क्वार्टर। रिक्वायर्ड है आपसे, जी जी आपसे, आपसे which of the following OQ, which of the following OQ is better? नंबर 1 है 8,000, 8,000, और नंबर 2 20,000। करिए।
वो जो गेम नोट लिखा है उस पर जरा गौर करो। ये ब्रोकर कमीशन ऑर्डर कॉस्ट है या होल्डिंग कॉस्ट है? चलें इस हिसाब से सोच के करिएगा, है जी। ये तो आपने सोचना है। अच्छा, अगर सारी इररेलेवेंट कॉस्ट भी सवाल में डाल लेंगे तो डिसीजन नहीं चेंज होगा उससे। एक तो टाइम जाया होगा, दूसरा हो सकता है कि जो ऑर्डर कॉस्ट आपने कैलकुलेट की इररेलेवेंट चीजें डाल के, उसके नंबर तो कट जाएंगे ना। तो इसलिए रेलेवेंट और इररेलेवेंट का एहतियात है। अब ये आपने इसमें ढूंढना है मेरी इन टिप्स के बाद कि कौन सी रेलेवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट है।
हाँ जी, चलें ठीक है, डन। ऑर्डर कॉस्ट में क्या क्या आएगा? अच्छा, ओहो, ये कमीशन वाली बात अभी नहीं बतानी थी। आपने वैसे कुछ किया है इसका? नहीं किया ना? चले सही है, सही सही। नहीं कुछ नहीं किया आपने। आप ऐसा करें कि जिन्होंने किया वो फाड़ दें पेज। अभी जरा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ये इसका मतलब है जो मैं कभी मजाक में कह देता हूँ कि मर जाए जाके या गाड़ी के नीचे लेट जाए जाके, तो सीरियस ले लेंगे? पता नहीं मैं क्या बता रहा था। हाँ, ब्रोकर कमीशन क्या लिखवाई है मैंने? 2%। आप कर लें उसको 10 रुपए पर यूनिट। जिन्होंने कर लिया कोई बात नहीं है। क्या बात? ब्रोकर कमीशन 3 रुपए कर लें, जितना मर्जी कर लें, जितना मर्जी रुपए पर यूनिट लिख लें, जो दिल करता है लिख लें। ब्रोकर कमीशन जितने मर्जी रुपए पर यूनिट। ब्रोकर कमीशन जितना दिल करे रुपए पर यूनिट, नहीं पर यूनिट। ब्रोकर कमीशन के रुपए कुछ भी दिल करे लिख लें, बस पर यूनिट कर दें। परसेंटेज वाली बात काट दें, वो मैंने भी नहीं बतानी थी। है? नहीं मैं करता हूं। ठीक है, आप देख लीजिए आपने सही किया होगा, या जो कैलकुलेशन अगर उसके मुताबिक हो भी गई होंगी तो ठीक है, डबल सवाल हो जाएगा आपके पास। ब्रोकर कमीशन को कुछ रुपए जितने भी करना चाहें पर यूनिट कर दें। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट है कोई? कितनी? 4000। ट्रांसपोर्टेशन 9000। ब्रोकर कमीशन रेलिवेंट होगी? नहीं, क्योंकि वो पर यूनिट है। अच्छा, ये पर यूनिट क्यों रेलिवेंट नहीं है, इस पे ना आप थोड़े सवालों की प्रैक्टिस कर लें और आप पक्के हो जाएं चैप्टर में। फिर मैं इनके बारे में कुछ और लॉजिकल चीजें भी बता दूंगा अगर समझ आई तो। और क्या ऑर्डर कॉस्ट है? बस 13000। होल्डिंग कॉस्ट 2 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों 2 करनी पड़ेंगी? क्योंकि प्राइस एक ऑप्शन की और है, दूसरी ऑप्शन की और है, तो आपको ये अलग अलग करनी पड़ेगी। एक मैं कह देता हूं नो डिस्काउंट और एक कह देता हूं विद डिस्काउंट। ये मैं 2 अलग अलग होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहा हूं। क्या क्या है होल्डिंग कॉस्ट? एक तो है इंटरेस्ट। कितने रुपए का एक यूनिट है इधर? 150। और इंटरेस्ट तो 15 रुपए। क्योंकि हम ये रुपीस निकाल रहे हैं ना, परसेंटेज तो यहां नहीं दिख सकते। उसको रुपए में लाने के लिए किसी से तो मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोन क्यों लेंगे? खरीदने के लिए। कितना लोन लेंगे? जितने का खरीदना होगा, तो इसलिए परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। और इसमें परचेज प्राइस 150 नहीं है, 145 है, तो 145.5 तो 14.55। इसके फर्क की वजह से हमें ये 2 कैलकुलेट करनी पड़ेंगे। और दूसरा क्या है? कोई अदर होल्डिंग कॉस्ट है
15 रुपए पर क्वार्टर, तो उसको कर देंगे 60। और जिनको ये लग रहा है कि ये 60 रुपए इधर भी हाथ है इधर भी 60 है, तो ये तो रेलेवेंट ना हुआ। टोटल की बात की थी, टोटल फॉर द ईयर सेम हुआ तो इररेलेवेंट है। ये तो पर यूनिट है, ये तो हर ऑप्शन पे सेम ही होना है। जब मल्टीप्लाई करके एंड टोटल आंसर आना है वो फर्क आ जाना है। मैंने आपको जब कल रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानने को कहा है, कल इररेलेवेंट रेलेवेंट की पहचान बताई थी, वो खर्चा जिसका टोटल फॉर द ईयर हर ऑप्शन पे एक ही रहना है वो इररेलेवेंट, पर यूनिट सेम रहने का नहीं मैंने कहा था। ये भी तो 13,000 रुपए दोनों ऑप्शन पे सेम ही रहना नहीं, पर ऑर्डर सेम रहना है ना, तो इसकी बेस पे नहीं है फैसला कि रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट। वो इररेलेवेंट वाली बात मैंने की थी टोटल फॉर द ईयर के लिए। और इसको एक ओक्यू है 8,000 और एक ओक्यू है 20,000, और रुपीस करना है मिलियन करना है जो मर्जी कर ले। रुपीस टोटल परचेज कॉस्ट इधर रहेंगे तो 8,000 इंटू 150 है 80,000, और इधर रहेंगे तो 80,000 इंटू 145.5 12 मिलियन और 11,640। टोटल ऑर्डर कॉस्ट 13,000 ही है इंटू 80,000 ओवर ओक्यू 130,000 52,000 और टोटल होल्डिंग कॉस्ट 175 है 8,000 बाई 2 और एक है 74.55 20,000 बाई 2 3 लाख 745500 12430 12430। अरे इतना करीब करीब आ गया 7। तो ये बेहतर, तो उसका कंक्लूजन ये है कि 8,000 ओक्यू बेहतर है। अच्छा, रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानने में कुछ बेहतरी है या अभी भी समझ नहीं आ रहा हो क्या है? बेहतरी है या और हो जाएगी बेहतरी? कल मैंने हेडिंग दी थी कि अगर मल्टीपल ऑप्शंस में से चूज करना है तो हेडिंग मेनली वही है और सारी बड़ी हेडिंग वही चल रही है। अभी बीच में एक छोटी हेडिंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अभी पहले कैलकुलेशन सीख लें, उसकी कहानी उसके बाद। एक टर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या है, इसकी जिंदगी का मकसद क्या है, ये फार्मूला क्यों बना, कैसे बना, इस पे आते हैं बाद में। पहले सिर्फ ये फार्मूला बता रहा हूं वो कैलकुलेट कर लें एक बार। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये जो कल सारी हेडिंग्स दी है ना, सब वही चल रहा है, हेडिंग्स नहीं बदली हैं, बस एक छोटी सी हेडिंग आई है बीच में, उसी सब टॉपिक के अंदर ही चल रहा है। 2 into एनुअल डिमांड into ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, और इस सारे पे हाँ जी स्क्वायर रूट लगाया पहली दफा देख। अच्छा स्क्वायर रूट नहीं था वो, ये इस तरह देखने में ऐसा ही लगता था लेकिन वो स्क्वायर रूट नहीं था, वो पावर कोई और लेते थे। ईओक्यू की साइंस क्या है ये इवन के आपको फार्मूला भी ड्राइव कर दूंगा अभी नॉलेज के लिए अगर जानना चाहेंगे तो, लेकिन पहले एक सवाल सिर्फ वैल्यूज लेकर सॉल्व कर दें। ईओक्यू क्यों है, क्या फायदा इसका, करना क्या है, ये बाद में, पहले वैल्यू की प्रैक्टिस कर दें। इसको लिख लें फिर सवाल लिखें।
ठीक है, नोटेड। चले सवाल लिखें। एनुअल डिमांड 108,000 108,000 1,08,000 यूनिट्स। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। और होल्डिंग कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट पर मंथ, ₹10 पर यूनिट पर मंथ। बस हो गया सवाल। ईओक्यू निकाल दे। हाँ जी, 3,000 यूनिट्स। जिनसे 3,000 नहीं निकला उनसे या तो कैलकुलेटर नहीं सही चला होगा या उन्होंने डिनोमिनेटर में 10 रुपए लिख लिया होगा। ₹10 पर मंथ बताया था मैंने, उसको 120 लिखना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 108,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 120। हाँ जी, डन। चले फिर एक जरा उल्टा फार्मूला भी निकाल लेंगे आप। सवाल लिखें। और ईओक्यू 1200 यूनिट्स, ईओक्यू 1200 यूनिट्स। ईओक्यू लिख लिया। अब मैंने आपको ईओक्यू बता दिया, इसका सवाल आपने बनाना। अरे मजाक कर रहा हूं, बेकार सा मजाक था। ऑर्डर कॉस्ट 2,000 पर ऑर्डर, 2,000 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट 30 रुपए, 30 पर यूनिट पर क्वार्टर। एनुअल डिमांड बताइए। ये सुना के बता रहे हैं या वो कैलकुलेशन कर लिए? 43200। अच्छा, अब आप यहीं अपने रजिस्टर पे लिखें कि बुक में जाना है आपने, पेज पता नहीं कौन सा, $327, यानी इस चैप्टर का दूसरा पेज, और उसमें सबसे आखिर में आ रही है अजम्पशंस ऑफ ईओक्यू। इस चैप्टर का दूसरा ही पेज है, क्योंकि पुरानी बुक भी हो सकती है किसी के पास। इस चैप्टर का दूसरा पेज है, इस चैप्टर का दूसरा पेज, और उस दूसरे पेज के बिल्कुल एंड पे अजम्पशंस ऑफ ईओक्यू होगा। कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? पुरानी में भी था, नई में भी था। नई बुक में पेज 327 है, 327। पुरानी में जो भी है, बहरहाल इस चैप्टर का दूसरा पेज है। मिल गया? दूसरे पेज के एंड पे है अजम्पशंस। और ये बात अपने रजिस्टर पे लिखे ना कि यहां से कहां गए हैं। ये अजम्पशंस लगाना है आपने रट्टा, इनको करना है याद। इनको लिमिटेशंस ऑफ ईओक्यू भी कह सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ईओक्यू भी कह सकते हैं, अजम्पशंस भी कह सकते हैं। और ये 5 नहीं है, कहीं 3 भी है, कहीं 2 भी है, कहीं 4 भी है, तो बस मैंने मुनासिब से 5 लिख दिए। इनकी अंग्रेजी पढ़े, बस खत्म क्लास। इनकी अंग्रेजी पढ़ के मुझे बस बता दें कि आपको ट्रांसलेशन समझ आ रही है या नहीं। ठीक है, एक सवाल आ गया। पॉइंट नंबर 3, ओके। पॉइंट 1 का आंसर, पॉइंट 1 का मतलब आ गया समझ है? कैसे? तो वो तो सर्टेन है, तो फिर ये अगली बात के कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर।
तो सर्टेन ही कह देते। इसका मतलब है कि अगर साल की डिमांड 1,20,000 यूनिट्स है तो इसका मतलब है कि हर महीने 10,000 है, यानी कोई सीजनल एलिमेंट नहीं है। कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर का मतलब है कि अगर साल में 3,60,000 यूनिट्स की डिमांड है तो हर रोज 1000 यूनिट्स की डिमांड है, यह मतलब है कांस्टेंट का। या इसको अगर अकाउंटिंग की जबान में गए तो इवनली थ्रू आउट द पीरियड। तो पहली असम्पशन का मतलब है कि एक तो जो हमने साल के शुरू में सोचा है डिमांड उतनी ही है और हर दिन बराबर है, सीजनल एलिमेंट नहीं है, यह मतलब है इस बात का। दूसरा, जो हमने ये रुपए पैसे सोचे हैं ये पूरा साल इतने ही रहेंगे। ऑर्डर लीड टाइम कहते हैं ऑर्डर प्लेस करने से पहुंचने तक का टाइम। ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसके बाद चीजें स्टोर में पहुंच गई, इसमें जितना टाइम लग रहा है उसको ऑर्डर लीड टाइम कहते हैं। ऑर्डर प्लेस करने से चीजें रिसीव हो जाने तक जितना टाइम पीरियड है उसको ऑर्डर लीड टाइम कहते हैं। बस जबानी याद हो गया ना। तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट सब सेम रहेंगे। ये आपसे 2-3 नंबर का पूछा जा सकता है, ये करना है आपने याद। अब है जी, क्या हुआ? दुकान बस बंद। अब ये ईओक्यू का है क्या, करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो इंशाल्लाह कल। और कल मैं सुबह जीटी की क्लास में बात करके फैसला करूंगा कि मैंने वहां करनी है या यहां करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।